तो बच्चों, आज हम पुनर्जागरण का आगे का पार्ट देखेंगे। जो रीजन्स पर हमने कल चर्चा की, उन रीजन्स को हम आगे बढ़ाते हैं और इन पुनर्जागरण के जो कारण हैं, इसमें एक कल जो हमने डिस्कस किए थे, धर्म, युद्ध, व्यापारिक समृद्धि। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो था कुस्तुनतुनिया का पतन। अभी तक हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं कुस्तुनतुनिया का पतन, आपने कई बार इसकी चर्चा सुन ली होगी। तो 1453 का वो साल था जब तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो है हमेशा के लिए पतन हो गया। लेकिन इसके फलस्वरूप जो भले ही कुस्तुनतुनिया का यहाँ पर पतन हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य का, लेकिन इससे जो है पश्चिमी यूरोप में ज्ञान का दौर आया। ज्ञान के प्रभाव और प्रसार से जो है नए युग का आगमन हुआ यूरोप में। तो तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, उनके अत्याचार और पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो अवशेष हैं उनको ख़त्म कर देने के कई परिणाम सामने आए। तुर्कों ने जो अत्याचार यहाँ पर किए और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य ख़त्म हो गया, इसके जो अवशेष जो बचे उनसे जो है कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। जैसे कि नंबर 1 आप यहाँ देख रहे हैं, यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले मार्ग पर जो है अब तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्क जो है उन मार्गों पर लूट मचाने लगे। दूसरी बात क्या हुई कि पूर्वी देशों से यूरोप का व्यापार अब बंद हो गया। इससे पहले जो है यूरोप का पूर्वी देशों से जो व्यापार है वो कुस्तुनतुनिया के रास्ते से होकर जाता था। इससे पहले भी मैंने कहा कि पहले के वीडियोस में आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि जो कुस्तुनतुनिया था वो गेटवे ऑफ यूरोप था। तो अब जो है जब तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो उसका क्या असर पड़ा? इसका असर ये पड़ा कि जो है यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया। यूरोप में जो है जो पूर्व के देश थे, इनकी विलासिता की सामग्री, गर्म मसालों की ज़बरदस्त मांग थी। तो अतः जो है यूरोप के लोग जो है किसी नए व्यापारिक मार्गों की जो है खोजों की व्यग्रता बढ़ी लोगों में, और इसी व्यग्रता ने जो है हम देखते हैं भौगोलिक खोजों को जन्म दिया। इसके अलावा बेटा कुस्तुनतुनिया जो है पिछले कई सालों से जो है विद्वानों की भूमि थी। ये ज्ञान, दर्शन, कला का महान केंद्र था। ठीक, और ये जो नए तुर्क थे, इनके लिए इनके ज्ञान का, इनके दर्शन का, इनकी कला का कोई महत्व नहीं था। तो अतः यहाँ से ये जो विद्वान थे, कलाकार थे, ये लोग यहाँ से जो आजीविका की खोज में और संरक्षण की खोज में जो है ये जो यूनानी विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, कलाकार हैं, यूरोप के कई देशों में चले गए। कोई इटली चला गया, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई इंग्लैंड जैसे देशों में चले गए। और ज़्यादा समय वो लोग अपने साथ क्या ले गए? रोम और यूनान के ज्ञान विज्ञान और जो उनकी चिंतन पद्धति थी उनको अपने साथ ले गए। ये लोग जो है पुरानी पांडुलिपियाँ जो है अपने साथ लेकर भागे, और इन्हीं लोगों ने आगे चलकर जो है नई चिंतन पद्धति ले गए थे, उसी से जो है धीरे धीरे रेनेसां का जन्म हुआ, पुनर्जागरण का जन्म हुआ। तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन है वो इसीलिए माना जाता है कि पुनर्जागरण के कारणों में एक माना जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। नेक्स्ट है कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार। मुद्रण यंत्र को आप यहाँ पर समझिए प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, पहले आप जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं इन पर ज़रा गौर कीजिए कि अरबों से ही यूरोप ने कागज़ बनाने की कला सीखी थी। इस समय जर्मनी में गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक है, इन्होंने टाइप मशीन की खोज की। मुद्रण यंत्र ने बौद्धिक विकास के दरवाजे खोले। ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का जो अधिकार है वो समाप्त हो गया। अब जनता को आप ये कहकर गुमराह नहीं कर सकते थे कि किताबों में ऐसा लिखा है। पुस्तकों के प्रसार से अंधविश्वास और रूढ़ियों पर जो है चोटवीक वे कमज़ोर पड़े। और बेकन का एक कथ्य कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, ये जो उनका कथन है ये वहाँ पर इस समय यहाँ पर चरितार्थ हुआ। ये प्रैक्टिकली दिखने लगा ये कि सत्य जो है सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, और समाज धीरे धीरे तर्क के रास्ते पर चल पड़ा। अब इसको देखिए कि अरबों से ही यूरोप ने कागज़ बनाने की कला सीख ली थी। अरब के लोग थे, इन्होंने पहले ही जो है कागज़ बनाने की जो है कला सीख ली थी। 15वीं शताब्दी से पूर्व का जो समय था
उस समय जो कागज़ पर छपाई जो थी मुश्किल थी, महंगी थी। लेकिन इसके बाद जबकि अब जर्मनी में गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने टाइप मशीन का आविष्कार किया। ठीक, तो इस टाइप मशीन से जो है अब ऐसा नहीं था कि छपाई मुश्किल थी, अब आप किताबें छाप सकते थे। मुद्रण यंत्र के इसके बाद जो है मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने बौद्धिक विकास के मार्ग खोले। कैक्सटन एक हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, ब्रिटेन के थे ये, जिन्होंने ब्रिटेन में छापा खाना स्थापित किया, कैक्सटन। और धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में जो है इस प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ होने लगा। कागज़ और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कई क्रांतिकारी परिणाम हुए। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें छापी जा सकती थी और हर एक व्यक्ति की जो है पुस्तकों पर और ज्ञान पर जो है पहुँच आसान हो गई। अब ज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान पर विशेष लोगों का एकाधिकार समाप्त हो गया। पहले पुस्तकें कम छपती थी तो आम लोगों की पहुंच से दूर थी, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें छपने लगी, कम समय में अधिक पुस्तकें छपने लगी, तो ज्ञान पर जो है विशेष लोगों का एकाधिकार समाप्त हो गया। पुस्तकों में ऐसा लिखा है ये कहकर अब आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब जनता स्वयं ही पुस्तक पढ़ सकती थी, ग्रंथ पढ़ सकती थी कि उसमें क्या लिखा है। तो पुस्तकों के द्वारा जो ये ज्ञान का प्रसार हुआ, इससे अंधविश्वास और रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ी, लोगों में आत्मविश्वास आया। और तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस छापे खाने के आविष्कार ने जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है बौद्धिक रूप से क्रांतिकारी बना दिया। अब लोग जो है अपनी जो शंकाएँ होती थी उनका स्वयं समाधान ढूंढने लगे पुस्तकों से। तो अब जो है लोगों को अपने अधिकारों का भी ज्ञान हुआ। भाई चर्च तो आपको कहता है कि मतलब कि ये सब अधिकार है, लेकिन अब लोगों को स्वयं यह पता चला कि उनके क्या अधिकार हैं क्या नहीं। और यही जब पुस्तकें इतनी तेज़ी से जो है पूरे विश्व में फैल रही थी कि ये बेकन का ये जो कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, इसकी शिक्षा दी यूरोप वासियों ने। एक बेकन है, फ्रांसिस बेकन है, बड़े विद्वान थे यूरोप के। उनका ये बड़ा फेमस कथन है। इस पर जो है कभी आप सिविल सर्विस की में से कोई आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा किसी को, तब वहाँ पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इस बात को डिस्क्राइब कीजिए कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। कि अब सत्य वो नहीं था जो राजा, अगर जो सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो अगर कहता है कि ये बात सत्य है, तो अब ये इस बात को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि अब सत्य जो है वो समय की पुत्री की, समय के साथ साथ जो है अब सत्य सामने आ ही जाएगा। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, ज्ञान में वृद्धि हुई, तो यूरोपीय समाज ने अंधविश्वास के रास्ते को त्यागा और तर्क पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कागज़ है और प्रिंटिंग प्रेस है, इसके प्रयोग ने जो उसके आविष्कार ने जो है पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य का उदय। तो ये जो मंगोल साम्राज्य है, ये आज का जो मंगोलिया है, अच्छा भी एक बात बेटा मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी छात्र हैं, अगर वो अपने पास जो है विश्व का मैप रखें, मानचित्र रखें, तो उन्हें विश्व इतिहास को समझने में बड़ी आसानी होगी। और अगर आप लोगों के लिए ये पॉसिबल है तो आप अपने घर में जो है कि छोटा जितना आप लोगों के लिए जो है कंफर्टेबल होगा या अवेलेबल होगा, एक मैप जरूर रखिए आप लोग वर्ल्ड का। तो ये जो मंगोल साम्राज्य है, जो वर्तमान जो मंगोलिया है उसके आसपास का, उसके आसपास जो है ये पूरा मंगोल साम्राज्य था। और ये पूरा रूस, आप देखेंगे पोलैंड, हंगरी जैसे देशों तक फैला था, मंगोलिया से लेकर आगे तक। तो कब आप मैप देखें वर्ल्ड का, तो आप थोड़ा इस बात को समझ पाएंगे कि मंगोल साम्राज्य की स्थिति क्या थी। ठीक, तो एक पहले इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। मंगोल साम्राज्य का उदय किस तरह से जो है पुनर्जागरण को बढ़ावा दे रहा था। तो ये मंगोल साम्राज्य के एक बड़े फेमस शासक हैं कुबलई खां। तो कुबलई खां ने इस समय जो है एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी 13वीं सदी में। उसके दरबार में कई सारे स्कॉलर्स, जिनके विद्वान कहते हैं, धर्म प्रचारक, व्यापारी भरे पड़े थे। पोप देखिए उनके दरबार की वो देखिए आप कि पोप के दूत थे क्रिश्चियन, बौद्ध भिक्षु थे भारत के, पेरिस इटली के दस्तकार जिन्हें कि जुलाही कहते हैं, भारत के ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे, वो सभी जो है इनके दरबार में थे। तो बताइए कितनी वेरिएबिलिटी थी इनके दरबार में, अब आप लोग समझ सकते हैं। अतः जो है
पूर्व और पश्चिम का अद्भुत मेल हो रहा था कुबलई खां के दरबार में। संपर्क, विचार विनिमय, ज्ञान के आदान प्रदान से यूरोप के लोग प्रभावित हुए। ठीक, वेनिस के मार्को पोलो, इनके दरबार में एक बड़ी फेमस उनकी जो है ये उन्होंने एक फेमस जनरल नॉलेज है ये कि वेनिस यात्री जो है मार्को पोलो, वो कुबलई खां के दरबार में गए थे 1272 में। मतलब विश्व इतिहास की एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये घटना आप समझिए, घटना मानी जाती है कि वेनिस के मार्को पोलो जिनके दरबार में गए और उन्होंने जो इस दरबार का जो विवरण किए लिखा, उससे यूरोप वासी जो कई कई सदियों से प्रभावित होते रहे। ठीक, तो मंगल साम्राज्य के उदय से हो क्या रहा था, उदय को पुनर्जागरण के उदय को प्रेरणा मिल रही थी। ठीक, तो जैसे बताया मैंने कि कुबलई खान ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके उनके दरबार विद्वान, धर्म प्रचारक, व्यापारियों के केंद्र थे। ठीक, इधर से पोप के दूत थे, भारत के बौद्ध भिक्षु थे, पेरिस, इटली, चीन के दस्तकार थे, तो भारत के गणितज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे। ठीक, तो ये जो है इस समय जो है आप देखते हैं कि कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। ये जो कुबलई खां का दरबार था, ये इनका जो देश था, जो राज्य था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए विद्वता के। अतः इस युग में पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संपर्क हुआ। ठीक, और संपर्क, विचार विनिमय, ज्ञान के आदान प्रदान ने यूरोप के लोगों पर काफ़ी प्रभाव डाला। तो ये है मंगोल साम्राज्य का उदय। इससे भी जो क्या हुआ, लोगों का मानसिक रूप से लोगों को ये लगा कि अब हमें जो है पूर्व की दुनिया से या अन्य लोगों से क्या सीखना चाहिए, किस तरह से अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। तो ये सब जो है पुनर्जागरण के आधार बने ये सब। अब नेक्स्ट आइए सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं, वास्तव में सामंती जो व्यवस्था है उससे निकलना जो है वास्तव में यूरोप के लिए नए विश्व का आगमन कर रहा था, यूरोप को आधुनिक युग की तरफ ले जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि पुनर्जागरण का कारण तो ये था ही। तो धर्म युद्धों ने क्या किया, सामंतशाही व्यवस्था को जो है आघात किया था। तो लोगों का जीवन जो है, जब सामंतों के शासन से लोग मुक्त हुए तो लोगों का जीवन संतुलित हुआ, उन्मुक्त हुआ। सामंती शक्ति के पतन के साथ ये अराजकता और जो व्यवस्था थी उससे लोग जो है मुक्त हुए। राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई और दृढ़ शासन स्थापित हुए। मध्यम वर्ग ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है अपना प्रभाव डालना शुरू किया। और ये मध्यम वर्ग यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग को आप समझे। नेक्स्ट है शिक्षा साहित्य का विकास। तो 12वीं सदी के पश्चात जो है यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन रहे थे। और ये जो विश्वविद्यालय थे ये नए विचारों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इससे शिक्षा का विकास हुआ। ज्ञान को जो है तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे तर्क दीजिए, कारण दीजिए। जिससे अंधविश्वास का पर्दाफाश होने लगा। इस समय जो कई विद्वान हैं जिन्होंने साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रमुख हैं दांते, बेकन, पेट्रॉक। ठीक, और इन विद्वानों ने क्या किया, प्राचीन ग्रंथों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों की सोच को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार बेटा ये पुनर्जागरण के कारणों पर हमने आज चर्चा की है। तो पुनर्जागरण को जो है हम रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया। तो पुनर्जागरण ने किया क्या कि रोम और यूनान की जो प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसका पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया। और ये वास्तव में हो क्या रहा था कि बेटा उस समय का जो यूरोप था वो गर्व करने लायक नहीं था। क्यों, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ईसाईयत को इस्लाम से धक्का लगा था। आप देख रहे हैं कि धर्म युद्धों ने जो है और धर्मसार आंदोलनों ने ईसाईयत को चोट पहुंचाई थी, तो क्रिश्चियनिटी को चोट पहुंचाई थी। तो अब जब क्रिश्चियनिटी को ये लगा कि वर्तमान में तो कुछ है ही नहीं, तो इन्होंने अतीत पर ध्यान देना शुरू किया कि हमारे अतीत का रोमन गौरव, हमारा यूनानी गौरव, उस पर बात करना सीखे। और नई चेतना के साथ ये लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे विश्व को लीड किया। आगे हम जाके देखते कैसे यूरोप ने विश्व को लीड किया। यही था पुनर्जागरण। ठीक, और इस समय के बड़े फेमस विचारक हैं पेट्रॉर्क, जिन्हें कि मानववाद का पिता कहा जाता है। रोजर बेकन है जिन्होंने तर्कवाद को बढ़ावा दिया। ठीक, ईश्वर तो पुनर्जागरण के से जो है ईश्वर और आस्था का स्थान जो मानव और तर्क ने ले लिया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो जो है बेटा यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।